गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग बोलूँ कि गुड नाइट बोलूँ नहीं पता मुझे। बट आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि सर केस लॉस कैसे लिखना है कंपनी लॉ में, तो आप मुझे बताइए। तो अभी मेरा कॉर्पोरेट विल का टॉपिक चल ही रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको उसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएँ जो एग्ज़ाम में पहले पूछे गए हैं और जो MTP RTP में दिए रहते हैं। ठीक है, तो कई बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि केस लॉस कैसे लिखे जाए। अब मैं अपना तरीका बता रहा हूँ जो मुझे ठीक लगता है कि अगर इस तरीके से लिखेंगे या इस तरीके के आसपास लिखेंगे तो शायद हमें कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि देखिए, अगर कोई आपको ये बोलता है कि ऐसे लिखो वैसे लिखो, आप आपका अपना चॉइस हो सकता है, बट मैं आज आपको जो बताने वाला हूँ उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, चलिए मैं आता हूँ आपके सामने रात के 1 बजे। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जैसे आपने पूछा कि सर जब केस लॉ आता है तो उसको कैसे लिखा जाता है। देखो यार, बहुत सारे तरीके हैं, अलग अलग लोगों के वे होते हैं लिखने के कि पहले फैक्ट लिखो, कभी ये लिखो, कभी वो लिखो। मेरा हमेशा से बिलीव है, आप पैटर्न कोई भी अपनाइए, आपका अंदर का लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके अंदर की लैंग्वेज सही नहीं है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। दूसरी बात, अगर कोई बोलता है कि अरे फालतू की चीज़ें मत लिखो, ये मत लिखो, नहीं, अगर सेक्शन याद है तो सेक्शन लिखो। अगर कोई केस है उसको कोट करना है तो कोट करो, क्यों नहीं कर सकते। हम प्रोफेशनल फील्ड में है ना, प्रोफेशनल कोर्सेज में है, तो हमको ये करते आना चाहिए। अरे मार्क्स तो मिल जाएंगे, फालतू की चीज़ें हैं लिखने की, नहीं, बिल्कुल लिखना चाहिए। अगर कोई केस लॉज हैं और अगर हमको ऐसा लगता है कि हमको कोट करना चाहिए तो बिल्कुल कोट करना चाहिए। क्योंकि देखिए, आज आप फाउंडेशन करें, आज आगे जाके आपको इंटर करना है, उसके आगे जाके आपको फाइनल्स करना है, तो आपकी लैंग्वेज तो इम्प्रूवड ही होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कॉर्पोरेट विल का एक फेमस कंडीशन है ना, जो उसकी 5 कंडीशन थी कॉर्पोरेट विल में, जो मेंबर्स यूज़ करते हैं कंपनी की आइडेंटिटी को अपनी लाइबिलिटीज़ बचाने के लिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ा था। एक सॉलोमन वाला एग्जाम्पल हमने पढ़ा था, निशा वाणिज्य बुटीक वाला हमने पढ़ा था, ठीक है, डेलमर वाला हमने पढ़ा था, गेलफर्ड मोटर्स वाला हमने पढ़ा था। उसी से रिलेटेड वन ऑफ द क्वेश्चन मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि कैसे क्वेश्चन पूछता है, कैसे उसको एग्जामिन करना है, क्या लैंग्वेज पकड़नी है, क्या पहले लिखना है, प्रोविजंस को कहाँ पुटअप करना है, एप्लीकेबिलिटी कैसे लिखनी है, ये सब हम लोग आज देखने वाले। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बेटा मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा आपके सामने। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखिए, क्वेश्चन मैं लिखा हूँ प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3 से 4 मार्क्स का आता है। आपका आउट ऑफ मिल सकते हैं, क्यों नहीं मिल सकते अगर आप अच्छी लैंग्वेज में लिखेंगे तो। देखिए क्वेश्चन क्या है, मैं आपके सामने पढ़ने की कोशिश करता हूँ और आपको समझ में भी आएगा क्या है। बहुत ही क्वेश्चन बड़े होते हैं लॉ में, बट एक बार ध्यान रखना वो बहुत ईजी होते हैं। अगर आप उसको सही तरीके से पढ़ेंगे तो बहुत ईजी होते हैं। 2 बार पढ़ोगे, एक बार धीरे से भी पढ़ोगे, आराम से समझ के क्वेश्चन को ब्रेक करना। अगर पैराग्राफ में दिया गया ना, तो क्वेश्चन को ब्रेक करना, हर लाइन को समझने की कोशिश करना, फिर अपना आंसर क्रिएट करना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉरी, क्वेश्चन है कि अनिल करके एक व्यक्ति है, एसएससी का मतलब मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था। एसएससी मतलब जिसकी इनकम पे असेसमेंट किया जाता है, जब उससे टैक्स मांगा जाता है, तो जिसकी इनकम पे हम लोग उसकी इनकम पे असेसमेंट करते हैं, उसको हम एसएससी कहते हैं, जिसपे इनकम टैक्स लगने वाला है, ये जो पे करने वाला है। अनिल एक एसएससी है जो बहुत ज्यादा वेल्दी मैन है, पैसे वाला व्यक्ति है, जो बहुत सारी इनकम को अर्न करता है बाय वे ऑफ डिविडेंड और बाय वे ऑफ इंटरेस्ट। यानी एक चीज तो क्लियर होगी, इसके पास बहुत सारा पैसा था, इसने अपने बहुत सारे पैसों को शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज में लगा दिया, है ना, लोन के रूप में दे दिया किसी को, और उस पर इंटरेस्ट और डिविडेंड कमाता है। यहां तक तय हो। उसने क्या किया, ही फॉर्म्ड प्राइवेट कंपनीज। उन्होंने 3 प्राइवेट कंपनी एस्टैब्लिश की। प्राइवेट बोल रहा है क्योंकि देखो, पब्लिक इसलिए नहीं बोला, अगर पब्लिक बोलता तो फिर पब्लिक का पैसा होता ना उसमें, तो फिर यहाँ ये वो नहीं कर पाता जिस पर्पस के लिए इसने कंपनी स्टार्ट किया। प्राइवेट मतलब क्या हुआ, इसकी खुद की ओनरशिप है, 51% की इनकॉर्पोरेशन इसके पास रहेगी। इसने 3 प्राइवेट कंपनी एस्टैब्लिश किया बच्चों, और एग्रीड विद ईच टू होल्ड अ ब्लॉक ऑफ इन्वेस्टमेंट, है ना, और उन कंपनियों को अपने एजेंट की तरह उनसे इन्वेस्टमेंट कराया गया मार्केट में। ठीक है, वही कंपनियों ने शेयर्स खरीदा, वही कंपनियों ने किसी को लोन दिया, है ना। हर कंपनी का एक ब्लॉक ऑफ इन्वेस्टमेंट बनाया, इन्हें अपना पैसा ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया। दुनिया की नजर में तो कंपनी आ गई ना, ABC। अब वो कंपनियां पैसा लगा रही हैं, पीछे तो ये खड़ा है, कंपनी तो इसने एस्टेब्लिश किया। ध्यान देना ना, और अपन पढ़ते हैं जो कंपनी को बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं, जो मिनिमम लोगों में आता है, मेंबर्स।
अब जो कंपनी डिविडेंड और इंटरेस्ट रिसीव कर रही थी, इन्वेस्टमेंट किया ना कंपनी ने उसके बिहाफ में, ठीक है, जो कंपनी ने डिविडेंड इंटरेस्ट रिसीव किया, उन्होंने अनिल को वो पैसा वापस कर दिया, बट कैसे किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एज ए प्रिटेंडेड लोन, एज ए प्रिटेंडेड लोन, समझा क्या बोला, लोन की तरह वापस किया, जबकि उसको कैसे वापस करना था कि भैया ये तो डिविडेंड इंटरेस्ट हमने किसके लिए अर्न किया है, अनिल के लिए, बट उन्होंने कैसे वापस किया उसको पैसा, एज ए प्रिटेंडेड लोन, ये लोन दो, और लोन तो क्या होता है, आपका एक्सपेंस होता है, उस पर टैक्स तो लगेगा नहीं आपको, ठीक है, इन्हें कंपनी ऐसे बता रही कि हमने लोन दिया है अनिल को, ध्यान देना। तो इस तरीके से अनिल ने अपनी इनकम को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, है ना, जस्ट टू रिड्यूस हिज टैक्स लायबिलिटी। तो उसने लोन मांगा, हमने उसको लोन दे दिया, कैसा कुछ नहीं था, उसी का पैसा उसने लोन के रूप में वापस मांग लिया, जबकि वो पैसा किस रूप में मिला, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। अब कोई भी क्वेश्चन पढ़ने के पहले आपको देखना होगा उसका पर्पस क्या है, तो यहाँ पर्पस क्या दिख रहा है इस क्वेश्चन में कि अनिल ने कंपनी इसलिए फॉर्म किया उसको क्योंकि अपनी इनकम से टैक्स बचाना था, तो पर्पस मिल गया आपको, टैक्स अवॉइडेंस। अब जब आपको पर्पस मिल गया तो उस पर्पस से रिलेटेड अब मुझे बताओ, ये जितनी कंडीशन आपने पढ़े थे, जितने केस लॉज, ये सब किससे रिलेटेड पढ़े थे, सो कॉर्पोरेट विल। तो अब आप क्या करोगे, डेफिनेटली जो प्रोविजन होगा, मेन प्रोविजन होगा वो कॉर्पोरेट विल होगा, यानी जो भी कॉर्पोरेट विल का इंट्रोडक्शन पार्ट है वो हमको लिखना पड़ेगा। सबसे पहले हेडिंग होती है बेटा, जब आप केस लॉ को सॉल्व करते हैं, एनालिसिस ऑफ प्रोविजन, पहले आपको एनालाइज करना होगा कि इस केस पे कौन सा प्रोविजन लगेगा। तो ये चीज तो क्लियर हो गई कि सर यहाँ पर कॉर्पोरेट विल मेन प्रोविजन है, जिसको हमको पहले एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो मैंने बहुत देखी, जो लैंग्वेज है आपको अच्छी रखनी होगी, क्यों नहीं रखनी होगी, और वो आ जाएगी प्रैक्टिस से। देखो मैंने क्या लिखा, पूरा कॉर्पोरेट विल लिखा जो हमने पढ़ा था। कॉर्पोरेट विल एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, यानी रजिस्टर्ड एसोसिएशन है, कंपनी एक रजिस्टर्ड एसोसिएशन है। जब कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो उसकी अपनी डिफरेंट आइडेंटिटी होती है, किससे, अपने मेंबर से। और मेंबर कौन होता है, जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करता है, जैसे प्राइवेट में 2, पब्लिक में 7, ओपीसी में 1, जो मिनिमम मेंबरशिप वाले लोग होते हैं उसमें प्रमोटर्स भी आते हैं। वो लिखा भी हो मैंने, हु हैज क्रिएटेड द कंपनी, जिन्होंने कंपनी को क्रिएट किया, ठीक है। बट अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, बट कुछ ऐसे सिचुएशन अराइज होती है जब कोर्ट को कंपनी की एंटिटी को इग्नोर करना पड़ता है, यानी कंपनी को हटाना पड़ेगा, और कंपनी के पीछे जो बंदा है उसको बाहर निकालना पड़ेगा। बता भाई तू क्या कर रहा है, कंपनी का आइडेंटिटी का कैसे फायदा उठा रहा है, बता हमको। कुछ कंडीशन में, हमेशा नहीं। एंड लुक बिहाइंड इट, कोर्ट बिहाइंड देखेगा कंपनी को हटा के। कंपनी तो एक आर्टिफिशियल एंटिटी, वो तो दिखती नहीं है, उसका सिर्फ नाम है, एग्जिस्टेंस है। और जो कंपनी के पीछे जो लोग थे, मेक द पर्सन यानी मेंबर्स, मेक देम लायबल, उनको क्या कर रहा है, कंपनी के नाम का यूज कर रहा है, गलत काम कर रहा है, ठीक है। यस बैंक को हटाया कोर्ट, चले राणा कपूर बाहर आओ, पैसे डुबा दूंगा लोगों के। किंगफिशर को हटाया, चले विजय माल्या तुमने पैसे डुबाए लोगों के, ऐसे हटाया जाता है। मगर कब, जब गलत काम हो, हमेशा नहीं। कितना आसान लिखा हमने, पहले लिख दिया कॉर्पोरेट विल क्या होता है, फिर हमने लिखा कि यही कंडीशन को कोर्ट डिसरिगार्ड करता है जब ऐसा लगता है कि कंपनी की एंटिटी का गलत फायदा उठाया जा रहा है। फिर मैंने लिखा कि ये जो कंडीशन हमने कौन से फेमस केस में पढ़े थे, ये आपके मार्क्स दिलाने वाली चीज है, यहाँ आपको मार्क्स मिलेंगे बेटे, क्योंकि ये हर कोई नहीं लिखेगा, उस पर ध्यान नहीं आता, ये प्रैक्टिस है। दिस कंसेप्ट, यानी ये जो कंसेप्ट कॉर्पोरेट विल वाला, ये हमने ये लेट डाउन किया गया था, मतलब उससे पहले बताया गया था हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा, जो इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड्स, यानी जो जजेस थे वहां के, उन्होंने एक फेमस केस में इस केस के बारे में जिक्र किया था, कंडीशन के बारे में। केस का नाम क्या था मेरे बच्चों, सालोमन वर्सेस सालोमन एंड को लिमिटेड। यहाँ पर तो सालोमन बच गया था ना, तो कोर्ट, यानी लोग यही रेफरेंस देते कि यहाँ बच गया था तो कोर्ट से गलती हो गई थी, कोर्ट को वो मुखौटा हटाना था और देखना था कि सालोमन ने कैसे गलत उपयोग किया कंपनी को स्टैब्लिश करके और दूसरों के पैसे डुबाए अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के। मेरे प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन है सालोमन वर्सेस सालोमन के बारे में, और आप लोगों ने तो डेफिनेटली देखा ही होगा। तो हमने बताया कि ये एक किस्सा ऑलरेडी इस केस में हो चुका है, मार्क्स बढ़ गए। एग्जामिनर को पहले बता रहा है, जो रेफरेंस दे दिया, मेरे बच्चे को पता है कि वो क्या लिख रहा है, लैंग्वेज बिल्कुल इजी है बट लीगल होना चाहिए। ये वो आपका प्रोविजन, ये आपने प्रोविजन लिखा, बता दिया कि इस केस में क्या प्रोविजन आएगा, कौन सा रूल आएगा, ठीक है।
अब भैया नेक्स्ट पार्ट होता है केस लॉ लिखने का, बोलते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोविजन, मतलब इसी प्रोविजन को अब केस में उतारोगे आप। एक लैंग्वेज बनेगी जो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज होती है, देखो मैं लिखा हूं प्रोविजन प्लस फैक्ट्स ऑफ केस, सिंपल लैंग्वेज में ऐड करेंगे, दोनों को मिक्स करने वाले हैं हम लोग, बहुत इजी है। जो प्रॉब्लम आस्क किया गया इस क्वेश्चन में वो किस फैक्ट्स पे है कि 3 कंपनियां अपने यही उतारना है, 3 कंपनियां बनाई गई किसके द्वारा, एसएससी के द्वारा, यानी अनिल के द्वारा, जस्ट टू अवॉइड टैक्सेशन। उसका सिर्फ एक ही मकसद था कि मुझे कंपनियों के द्वारा पैसे अपने इनकम टैक्स के बचाने हैं, टैक्स लायबिलिटी। सो कंपनीज आर नथिंग बट मोर देन अ लीगल शील्ड। कंपनी कुछ नहीं है, सिर्फ एक मुखौटा है ना, एक परछाई है जिसको यूज किया जा रहा है। कौन यूज कर रहा है, एक बस चेहरा है, मुखौटा है, कौन यूज कर रहा है, एसएससी। कितना इजी लैंग्वेज में, सिर्फ इसको यहां उतार दिया और एक लीगल लैंग्वेज में उसको मिक्स कर दिया मैंने। यानी हम बता रहे, यहां पर हम ये बता रहे इस प्रोविजन को यूज करके कि कैसे इस केस में कंपनी को गलत तरीके से एसएससी ने यूज किया। देखिए आपने कितना, देयरफॉर अब हम बताएंगे, इसलिए द होल आइडिया ऑफ अनिल, जो अनिल ने किया, 3 कंपनियों को एस्टैब्लिश किया, फिर अपनी इनकम को डिवाइड किया 3 पार्ट्स में टैक्सेशन बचाने के लिए, कुछ नहीं है, बस एक टैक्स बचाने का तरीका है। हमने प्रूफ कर दिया। और कंपनी का और कोई काम ही नहीं, बस वो यही काम कर रही है कि उसके पैसे को लेकर इन्वेस्टमेंट करती है, फिर उसको लोन के रूप में वापस कर देती है। कंपनी और कुछ नहीं कर रही, कंपनी और कोई ट्रेडिंग कर ही नहीं रही है, यानी कंपनी को सिर्फ बनाया ही इनकम टैक्स बचाने के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर कंपनी और कोई काम भी करती तो फिर शायद मुश्किल होता अनिल को पकड़ना, क्योंकि वो अनिल की भी इनकम हो सकती थी अगर कंपनी को ट्रेड करती तो, ये भी ध्यान रखना, अनिल की भी इनकम हो सकती थी, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। कितना इजी लिखा मैंने, कितनी आसान लैंग्वेज है, बट कुछ शब्दों का उपयोग करना जरूरी है जिससे चेक करने को लगेगा कि हाँ ये लीगल लैंग्वेज में पकड़ है बंदे की। हमने बता दिया कंपनी क्यों एस्टैब्लिश हुई, क्या इरादा था और उसका पर्पस क्या था, मेन मकसद क्या था। अब कंक्लूजन, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कुछ नहीं किया हमने। सो द लीगल पर्सनालिटी ऑफ कंपनी, कोर्ट ने डिसरिगार्ड कर दिया, बोला नहीं भैया मैं कंपनी की एंटिटी को नहीं देखूंगा क्योंकि यहाँ कंपनी का गलत फायदा उठाया गया, तो मैं डिसरिगार्ड करता हूँ ऐसी एंटिटी को। मेरी नजर में वो एग्जिस्टेंस में नहीं है, वो सिर्फ एक मुखौटा है, वो सिर्फ आर्टिफिशियल पर्सन है। और उन्होंने कंटेंशन रखा, अंदर कंटेंशन इस बेसिस पर कि कंपनी को सिर्फ प्योरली बनाया गया था, डिविडेंड इंटरेस्ट जो कमाया जा रहा है कंपनियों के द्वारा और वापस दिया जा रहा है किसको, अनिल को एज ए लोन, जस्ट टू अवॉइड टैक्स लायबिलिटी। यानी अपनी कंक्लूजन, देयरफॉर कंपनियों को एस्टैब्लिश किया गया कि अनिल अपनी इनकम से, अपनी इनकम की टैक्स लायबिलिटी को बचाए, है ना, इनकम को बचाए टैक्स लायबिलिटी से। बस इतना लिखा मैंने। आप बोलोगे सर कितना इजी है। अब इस आंसर में चेरी ऑन द केक है वो नीचे लिखा है, अपने मॉड्यूल में पढ़ा होगा कि सेम जजमेंट वाज गिवन इन द फेमस केस ऑफ दिनशा मानिक जी पिटीट, ऑल इंडिया रिपोर्ट 1927। यहां पर मेरे को पूरे मार्क्स मिल जाएगा। मैंने बोला कि कंपनी को बनाने के पीछे यही इरादा था, मगर ये सेम किस्सा एक फेमस जजमेंट में कोर्ट के द्वारा बताया गया था, दिनशा मानिक जी पिटीट। आपने पढ़ा होगा मॉड्यूल में, मैंने भी पढ़ाया था आप लोगों को कि कैसे दिनशा मानिक जी पिटीट ने अपनी इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया 4 कंपनियों में टैक्स लायबिलिटी बचाने के लिए। वही डिविडेंड इंटरेस्ट उन्हीं कंपनियों ने उनको वापस किया एज ए लोन। यानी 2 यहाँ पर चेरी हो गई, एक भी नहीं चेरी, तो 2 हो गई। एक हो गई सुलेमान वर्सेस सुलेमान वाला कंपनी लिमिटेड, ये आपके मार्क्स बढ़ा दिया, एक इसने आपके मार्क्स बढ़ा दिया। क्यों नहीं बढ़ेंगे? अगर उनको लगेगा, और हाँ अगर मैंने अंडरलाइन किया हूं तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप बहुत कुछ अंडरलाइन करेंगे, मगर जैसे कि जो मेन प्रोविजन है या जो टैक्स, जो आप केस लॉज यहाँ पर पुट अप कर रहे हैं उसको प्लीज अंडरलाइन करिए। और किया जा सकता है, अगर कोई बोलेगा कि नहीं किया जा सकता तो फालतू बात है। केस लॉ लिखने का तरीका समझा, जो भी क्वेश्चन पूछेगा पहले उसको डिवाइड करो, डिवाइड एंड रूल। पहले केस को, इतने बड़े बड़े पैराग्राफ आते हैं, पहले उसको पॉइंट्स में डिवाइड करो, हर पॉइंट को पढ़ो। पॉइंट पढ़ने के बाद में देखो इसमें प्रोविजन कौन सा लगेगा, पहले उस प्रोविजन को उतारो, उसकी लैंग्वेज पे ध्यान दो। उस प्रोविजन को एक बार में नहीं आएगी लैंग्वेज, अब 2 से 3 4, मैं कितनी प्रैक्टिस कराता हूँ 12th में, या मेरे प्रीवियस स्टूडेंट्स फाउंडेशन में रहे, या जो इंटर पढ़ाता हूँ मैं, कितनी प्रैक्टिस, कोई नहीं कर सकता इतनी प्रैक्टिस, ठीक। बस उसी फॉर्मूले को अपनाना है, कुछ नया नहीं करना है, बस प्रैक्टिस करनी है। प्रोविजन लिखा, कोई केस होगा तो केस डालो, सेक्शन होगा तो सेक्शन डालो, मार्क्स पड़ेंगे, अच्छा लगेगा, अच्छे से सजाओ, ठीक है। लैंग्वेज को पकड़ो, एप्लीकेबिलिटी में ये दोनों को मिक्स कर दो, एकदम इजी लैंग्वेज में बताओ कि इन्होंने इस प्रोविजन के हिसाब से क्या किया, वो हमने बता दिया। और कंक्लूजन में बता दो, जो भी क्वेश्चन पूछा हाँ कि ना, गलत के सही,
और अगर कोई केस लॉ है तो उसको पुटअप कर दो, परफेक्ट आंसर बन जाएगा, मार्क्स नहीं कटेंगे, गारंटी है। और ये आंसर बहुत बड़ा नहीं है, आप अपनी कॉपी में लिखोगे यहाँ से चलो एक पेज में खत्म हो जाएगा। हमें बड़ा आंसर नहीं लिखना है, हमें सही आंसर लिखना है। तो आप बोलोगे सही आंसर बड़ा नहीं होता, नहीं, अब उसका टाइम बचाओ एग्जामिनर का, अब उसको बताओ देखो मैंने हर चीज जो तू पढ़ने के लिए एक्सपेक्ट कर रहा था मैंने लिख दी हूँ और अंडरलाइन भी कर दी हूँ, तो तेरा टाइम बचा है भाई, मेरे को मार्क्स दे। और वो कैसे मार्क्स नहीं देगा, हो ही नहीं सकता है। ठीक है, पक्का आपको समझा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। बस क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन का अगर प्रोविजन एक बार आ गया, देखो ये आ गया ना, ये अपने आप आ जाएगा, ये क्योंकि लिख के आता है। एक बार सिर्फ प्रोविजन पहचानना है कि कौन सा प्रोविजन है। अगर सेक्शन याद है तो सोने पे सुहागा, और नहीं याद है प्लीज सोने पे सुहागा करो, याद करो, सेक्शन लिखो, मजा आता है लिखने, आगे भी काम आएगा। और लैंग्वेज कोशिश करेंगे कि लीगल से लीगल लिखे। ठीक है बच्चों, तो रात के 1 बजे मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है, कोशिश करिए कि वीडियो आपको काम आएगा कि केस लॉस कैसे लिखने हैं। और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी मत भूलना, केस क्वेश्चन को डिवाइड करो और फिर रूल कर दो, लिख डालो सारे को जितना लिखना है। ठीक है, चलो गुड नाइट। मुझे बताइएगा आपको समझा या नहीं समझा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझेगा, और समझेगा तो मुझे लगेगा कि चलो कुछ तो काम आया। ठीक है, एसएससी का मतलब समझा, का पर्पस समझा उस बंदे का। अनिल की जगह कुछ सुनील लिख देगा, वो अनिल की जगह कुछ भी लिख देगा, 5 कंपनियां कर देगा, 6 कंपनी करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। प्राइवेट कंपनी रहेंगी वो तय कर लेना आप, वो प्राइवेट पब्लिक कंपनी नहीं लिखेगा वो, क्योंकि कोई इंडिविजुअल प्राइवेट कंपनी स्टैब्लिश करेगा ये सब काम करने के लिए। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको कंफर्म मिलेंगी कि यही रहेगा, आपको कुछ नहीं करना है, अनिल की जगह बस ये एग्जैक्टली लिख देना, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, मगर याद मत करना, यहाँ से याद नहीं करना। ठीक है, चलो गुड नाइट, बाय, टाटा। एक बात और, मैं लेक्चर सीरीज चालू कर रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस की, है ना, और आगे कंपनी लॉ तो कंटिन्यू रहेगी। ओके बच्चों।